नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ये उसका आखिरी वीडियो है। हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है, लेकिन जल्दी से हमने जो 14 वीडियो बनाए हैं उनमें जो ज़्यादातर सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी यूपीपीएससी में, उनको हमने कवर कर लिया है। जब मैं दोबारा दूसरे राउंड में केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो और डिटेल से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, फिर एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी बचेगी नहीं, सबको कवर कर लूँगा। तो अभी हम जल्दी से जो हमारे पिछले के 13 वीडियो और इस वीडियो को मिला के देख लेंगे तो एक राउंड आपका पूरी तरीके से केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एक भी नहीं छूटेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं बनेंगे। आप चाहे यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे, आपसे लगभग केमिस्ट्री से आने वाले सारे सवाल बन जाएंगे। तो इस वीडियो जो हमारा लास्ट वीडियो है इसमें हम केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं उनके विषय में देख लेते हैं। इनको पूरा करते ही आपकी केमिस्ट्री लगभग पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हमारा जो सबसे पहला फैक्ट है वो क्या है? कंपाउंड इन मॉस्किटो किलर, मतलब कि जो मच्छरों को मारने के लिए जो कंपाउंड यूज किया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पायरिथ्रिन नाम है उसका। कंपाउंड ऑफ रैट किलर, चूहों को मारने के लिए कौन सी दवा का यूज या कौन से कंपाउंड का यूज किया जाता है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है जिंक फॉस्फाइड। तो उसका क्या नाम है? जिंक फॉस्फाइड। गैस यूजिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब कि पहले विश्व युद्ध में कौन सी गैस का यूज किया गया था एज ए केमिकल वेपन, मतलब कि जो रासायनिक हथियार के रूप में कौन सी गैस का यूज किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में? तो ये आपको याद रखना है, मस्टर्ड गैस। सारे सवाल पूछे गए हैं, आप उठा के कोई सा भी एग्जाम का पेपर देखेंगे आपको सारे सवाल आए हुए मिलेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन सी गैस यूज किया गया था जो एज ए केमिकल वेपन? तो उसका क्या नाम है? कैल्साइड गैस। उसका नाम क्या है? कैल्साइड गैस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मस्टर्ड गैस, सेकंड वर्ल्ड वार में कैल्साइड गैस, ये आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल स्मोक किसको कहते हैं? अमोनियम हाइड्रेट जो NH4OH होता है इसको आर्टिफिशियल स्मोक कहते हैं। आर्टिफिशियल रेन किसकी सहायता से होता है? तो सिल्वर आयोडाइड की सहायता से हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। ब्लैक सॉल्ट किसको कहते हैं? तो NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर प्लस Na2SO4 प्लस Fe2SO4 और प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इन सबको जब मिला दिया जाता है तो उसको हम ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनेस के विषय में जान लेते हैं। ये चीनी की तरीके के पदार्थ मीठे होते हैं। जैसे जो लोग डायबिटिक होते हैं वो लोग चीनी यूज़ नहीं कर पाते, उनको मीठा खाने को मना कर दिया जाता है, तो उसके ऑप्शन के रूप में उनके पास क्या उपलब्ध होते हैं? इन्हीं को हम कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनेस कहते हैं। ये मीठे तो होते हैं, लेकिन ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या जिनको मीठा खाना मना होता है उनके लिए ये नुकसानदायक नहीं होते। ये जो कृत्रिम मधुरक है उनके ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, उनके शरीर की जो ज़रूरत है उसको तो पूरा कर देते हैं, लेकिन ये उनके शरीर को हानि नहीं पहुँचाते। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप देख लीजिए। जैसे सैक्रिन एक तरीके का स्वीटनर ही है आर्टिफिशियल। ये चीनी से 500 गुना ज़्यादा मीठा होता है, तो ये डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है। एस्पर्टेम होता है, ये भी एक तरीके का कृत्रिम मधुरक है। ये आपसे पूछे गए सारे सवाल, ये सवाल सैक्रिन, एस्पर्टेम, सुक्रोलोज, ये सारे सवाल पूछे गए। जो एस्पर्टेम है कृत्रिम मधुरक, ये गर्म खाद्य पदार्थों में समानता यूज़ नहीं किया जाता है। और जो एक बीमारी होती है दोस्तों, फेनिलक्यूटिनेरिया, ये जो इसके जो मरीज होते हैं उनको इसको एस्पर्टम लेने को मना किया जाता है कि वो इसका यूज ना करें। और जो कैंसर उत्प्रेरक तत्व है, मतलब एस्पर्टम का ज़्यादा यूज से कैंसर का होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तीसरा है सुक्रोलोज। वर्तमान में इसका जो यूज है सुक्रोलोज का, वर्तमान में यूज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चीनी की तरीके का ही होता है, चीनी के बराबर मात्रा में इसका यूज किया जा सकता है। और चाहे ठंडा या गर्म पदार्थ कोई भी पदार्थ हो उसमें इसका यूज किया जा सकता है। तो आजकल ज़्यादा किसका यूज होता है? सुक्रोलोज का। तो ये हमने कृत्रिम मधुरक जो होते हैं, जो चीनी की तरीके की मीठे होते हैं, लेकिन इनमें जो ग्लूकोज कंटेंट वो भी पूरा कर देते हैं, लेकिन ये जो शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो ये हमने आर्टिफिशियल स्वीटनेस के विषय में देख लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो और फैक्ट है उनके विषय में देख लेते हैं। कुछ एलिमेंट हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, उनके विषय में देख लेते हैं दोस्तों। हमारे अगले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें हम कुछ मेटल्स के विषय में या कुछ जो एलिमेंट है उनके विषय में देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी डिटेल सारी जान लेंगे। जैसे एल्यूमिनियम है, हमारा पहला जो एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम है। इसके विषय में हम पूरी डिटेल जान लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है, ये आवर्त सारणी जो होती है उसमें P ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। इसकी जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो कितनी होती है? +3।
एटॉमिक नंबर इसका कितना है 13। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है 13 है। ये बोरान फैमिली एलिमेंट है, इसको ये जो बोरान फैमिली एलिमेंट है उसकी कैटेगरी में एल्यूमिनियम भी आता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ है। तो सबसे ज़्यादा जो मेटल्स में जो अर्थ में पाया जाता है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम है। इसका यूजेज क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉयल, जैसे हम जो रोटी लपेटने के लिए फॉयल यूज़ करते हैं, या सिगरेट लपेटने के लिए, साबुन लपेटने के, जो भी उसको कवर करके रखते हैं जिससे वो सुरक्षित रहे, उसमें हम एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर का उपयोग बनाने में किसका उपयोग करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इसके कुछ अयस्क देख लेते हैं, जैसे बॉक्साइट है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 2S2O, ये इसका अयस्क होता है। इसको और क्या नाम से जाना जाता है बॉक्साइट को, डिहाइड्रेटेड एल्यूमिना। ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अब एल्यूमिनियम के विषय में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, मतलब कि जो एल्यूमिनियम होता है इसके ऊपर एक छोटी सी ऑक्साइड की परत जमी होती है। इसके ऊपर एक छोटी सी ऑक्साइड की Al2O3 की परत होती है। ये क्या करता है, उस मेटल को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की परत होती है जो इसको रस्टिंग से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कैसे प्रोटेक्ट, जैसे एल्यूमिनियम है और इसमें जब एयर या H2 पड़ेगा तो इसमें जो ऑक्साइड की परत मिली है इसकी वजह से ये Al2O3 बन जाएगा। और ये क्या होगा, ये जो इससे क्या होगा, जो एल्यूमिनियम मेटल है ये रस्टिंग से, मतलब कि जंग से बचा रहेगा। तो किस वजह से जंग से एल्यूमिनियम बचा रहता है, क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की थिन लेयर होती है। जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं उनके विषय में देख लेते हैं। जो ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 जो इसका ऑक्साइड है ये एक तरीके का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है कि ये एसिड के साथ, जैसे एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि ये क्या करता है कि ये एम्फोटेरिक होने से, एल्यूमिनियम जो एम्फोटेरिक का गुण है इसकी वजह से इट एक्ट्स एज ए एसिड विथ ए बेस एंड एक्ट एज ए बेस विथ एन एसिड। तो मतलब एसिड के साथ ये बेस की तरीके का यूज कर, मतलब कि रिएक्ट करता है, और बेस के साथ एसिड की तरीके से, एसिड के साथ बेस की तरीके का रिएक्शन देता है ये। तो इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, Al2O3 को। एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, जो इसके अयस्क होते हैं इसमें जो मिश्र धातु होती हैं, एल्यूमिनियम की मिश्र धातुएं कौन कौन सी होती है वो देख लेंगे। एल्यूमिनियम को मिलाने से और कोई अन्य जो मेटल्स होता है या कोई भी एलिमेंट होता है उनको मिलाने से क्या क्या बनाया जा सकता है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो इसमें देखते हैं कि रोल्ड गोल्ड। आपसे अगर रोल्ड गोल्ड पूछे तो रोल्ड गोल्ड में क्या क्या मिला होता है ये पूछेगा आपसे सवाल, या तो फिर पूछेगा आपसे कि एल्यूमिनियम या आर्टिफिशियल गोल्ड किसको कहते हैं। जो महिलाएं आजकल पहनती है और यही पहनना भी चाहिए, क्योंकि अगर रियल गोल्ड होता है जो वो बहुत महंगा होता है और उसको पहनने से बहुत ज़्यादा चोरी वगैरह का खतरा रहता है, बना रहता है। इसलिए यही सब चीज़ें यूज करनी चाहिए आर्टिफिशियल जो गोल्ड होते हैं। तो ये किससे बना होता है, इसको रोल्ड गोल्ड कहते हैं। और जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है इसमें 95% तो कॉपर होता है, 95% कॉपर और 5% एल्यूमिनियम। इस वजह से मिलके सोने की तरीके की चमक रहती है, सोने की तरीके का दिखता है, बिल्कुल सोने की तरीके का। तो इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड या रोल्ड गोल्ड। तो ये एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। तो इसमें 5% Mg होता है, 95% एल्यूमिनियम होता है, इससे ये मैग्नीशियम बनता है। इसका यूज किसकी में हो, जो एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो मैग्नीशियम से बनी होती है। प्रेशर कुकर जो बने होते हैं वो भी मैग्नीशियम से बने होते हैं। ये किसका किसका मिक्सचर होता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तीसरा क्या है, ड्यूरालूमिन। तीसरा ड्यूरालूमिन, इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और क्या होता है, मैग्नीज। इन चारों के मिश्रण से ये बनता है ड्यूरालूमिन। जेमस्टोन किसको कहते हैं, जो नीलम और रूबी होते हैं इनको जेमस्टोन कहते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल ट्राइस, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको किस में यूज किया जाता है, जो वाटर प्रूफ जो क्लॉथ होते हैं, जो कपड़े होते हैं वाटर प्रूफ, इनको बनाने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये हमने एल्यूमिनियम के विषय में देख लिया। और एल्यूमिनियम के विषय में क्या है देखते हैं दोस्तों, पोटासियम, जो फिटकरी होती है इसमें भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। जैसे जो पोटास या फिटकरी होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2। ये आपसे कई बार पूछा गया है, BPSC में भी, UPPCS में भी, अन्य जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है कि
पोटास एलम या फिटकरी जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये इसका फार्मूला होता है पोटास या फिटकरी का। इसका यूज किस किस में किया जाता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में और एंटीसेप्टिक में, मतलब कि इसका यूज किया जाता है। तो ये हमने एल्यूमिनियम के विषय में पूरी कंप्लीट जानकारी ले ली। अगला हमारा एलिमेंट कौन सा है? आयरन। अब इसके विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे। आयरन जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसका ग्रुप कौन सा होता है? 8th ग्रुप का एलिमेंट है ये। आयरन इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ है। तो मतलब कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है कौन सा एलिमेंट है? वो है एल्यूमिनियम। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो आयरन है। इसके और कौन अयस्क जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हेमेटाइट हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। ये सब आपको याद रखना है। मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, ये भी आपको याद रखना है। इस जो मैग्नेटाइट होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं इसको। इसमें 70 से 72% आयरन पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा ओस में जो कौन सा पदार्थ आयरन ओस में सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब ओस पाया जाता है? तो ये मैग्नेटाइट पाया जाता है मैक्सिमम इन ऑल ओर्स। तीसरा कौन सा है इसका ओर्स? जिसे लिमोनाइट कहते हैं, सेडेराइट कहते हैं, और आयरन पायराइट जो इसका फॉर्मूला होता है FeS2, इसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। तो हमने ये आयरन के विषय में देख लिया कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप 8 का एलिमेंट है, और ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम है और जो मेटल होते हैं। तो और ये क्या है? इसके ओर्स क्या देख लिया हमने? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट जिसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, लिमोनाइट, सेडेराइट और आयरन पायराइट जिसको फूल्स गोल्ड कहते हैं। अब आयरन के विषय में और क्या देखते हैं? स्टेट ऑफ आयरन। स्टेट ऑफ आयरन का क्या मतलब है दोस्तों? कि जो इसके फॉर्मूले जैसे ये है तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये आपसे पूछा भी जाता है कि जैसे कि Fe2+, अगर ये लिखा है Fe2+ वैलेंसी के साथ लिखा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको फेरस कहते हैं। ये क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन कंपाउंड होता है। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए आयरन की कौन सी स्टेट जो होती है वो हीमोग्लोबिन कंपाउंड होती है, तो वो Fe2+ या फेरस होता है। Fe3+ हो गया तो इसको क्या कहते हैं? इसको फेरिक कहते हैं। Fe4+ हो गया तो इसको परफेराइड बोलते हैं। और Fe+6 हो गया तो इसको फेराइड बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ आयरन देख लेते हैं कि कार्बन की उसमें उस आयरन में कार्बन की कितनी मात्रा है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि आयरन कितने तरीके के हो सकते हैं। कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो आयरन उतनी ज़्यादा प्योर आयरन होगा, और कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटी बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से आयरन कितने तरीके के होते हैं? आयरन 3 तरीके के होते हैं। एक होता है कास्ट आयरन, दूसरा क्या होता है? रॉट आयरन, और तीसरा पिग आयरन। तो जो कास्ट आयरन होता है इसमें कार्बन की मात्रा 2 से और 2.5% के बीच में होती है। इसको वेल्ड नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसमें वेल्डिंग नहीं की जा सकती। ये पुअर आयरन होता है, टूट जाएगा वेल्डिंग करने पे। रॉट आयरन क्या होता है? रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। इसकी वजह से ही जब कार्बन की मात्रा कम होगी तो यह और ज़्यादा प्योर फॉर्म होगा आयरन का। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है ये, मतलब कि इसमें कार्बन की मात्रा कम होने से ये और अच्छा क्वालिटी का आयरन हो जाएगा। अब इसमें आयरन कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.12 से 0.025 तक। इसी जो रॉट आयरन होता है इसे सीकड़ वगैरह या जो रेलवे की पटरियाँ होती हैं इन्हीं आयरन से बनाया जाता है। पिग आयरन किसको कहते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा 4 से 5% होती है। ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ये। अब देख लेते हैं कंपाउंड ऑफ आयरन। जो आयरन के कंपाउंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो कंपाउंड ऑफ आयरन होते हैं इसमें पहला कौन सा है? FeCl3। इसको क्या बोलते हैं? इसको फेरिक क्लोराइड बोलते हैं। इसका यूज किस में किया जाता है? यूज इन ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो खून को शुद्ध करने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ग्रीन विट्रियोल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 7H2O। इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ये क्या करता है? जो हमारे ब्लड की क्वालिटी है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसकी क्वालिटी को ये बढ़ा देता है। तो ग्रीन विट्रियोल आपसे पूछा जाता है, ग्रीन विट्रियोल किसको कहते हैं? तो FeSO4 × 7H2O, इसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। एक रिएक्शन आपको बताता हूँ, ये रस्टिंग से रिलेटेड है, मतलब कि लोहे में जंग लगना कैसे होता है उसके विषय में हम देखते हैं। तो जो आयरन होता है, जो हमारे पास लोहा है, अगर ये ह्यूमिड एयर या नॉर्मल वाटर या मतलब कि पानी या जो हवा है अगर उसमें ह्यूमिड है मतलब कि आर्द्रता है उसके संपर्क में आता है अगर कोई भी लोहा होता है तो वो क्या बनाते हैं? वो चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? वो FeO3 और H2O × XH2O, मतलब कि इस X से कुछ भी परमाणु हो सकते हैं।
तो इसमें ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड इसमें चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मतलब कि आयरन जब ह्यूमिड एयर या नॉर्मल वाटर की कैटेगरी कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, और जब जंग लग जाती है तो उसमें क्या क्या केमिकल परिवर्तन आते हैं, ये हमको इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, पीछे के एग्जाम में भी पूछा गया है कि अगर जो आयरन है उसमें अगर जंग लग जाती है, उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ये हमारा सवाल है। तो इसमें देखिए उसका जो टोटल वेट होता है, पहले जो वेट था, पहले जितना भारी था उससे ज़्यादा अगर हवा उसमें जुड़ जा रही है, जुड़ जा रही, पानी जुड़ जा रहा, तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले जो कलर रेड था तो अब रेडिश ब्राउन की तरीके का हो जाएगा। या कुछ भी लोहे का कलर था जो सिल्वर टाइप का दिखता है, तो अब उसका कलर जो हो जाएगा रेड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। अब जब जंग लग जाता है तो लोहे की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ प्योर आयरन ये भी डिक्रीज हो जाएगा। और क्या देखते हैं आयरन के विषय में, वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि जो आयरन में जंग लग जाती है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं। तो पहला है कि उसमें हम पेंट कर देते हैं, इस वजह से आयरन को हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि गैल्वनीकरण में उसका कर देते हैं। गैल्वनीकरण का क्या मतलब है, उसमें हम उस लोहे में जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसकी वजह से हम उसको रस्टिंग से या मतलब कि जंग से बचा सकते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों कि विच टाइप ऑफ वाटर डज नॉट कॉज रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब कि जो लोहा होता है, अब मैंने अभी बताया आपको कि जो लोहा होता है वो अगर पानी के संपर्क में, नॉर्मल वाटर के संपर्क में, या तो ह्यूमिड एयर मतलब कि वो हवा जिसमें आर्द्रता हो उसके संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लग जाती है। अब जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, या तो उसमें पेंट कर दीजिए, या गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है उसमें जिंक की कोटिंग की जाती है लोहे में, उस वजह से वो जंग से उसको हम बचा सकते हैं। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाए किस तरीके का पानी अगर लोहे में पड़ता है, या लोहे को किस तरीके के पानी में रखने से उसमें जंग नहीं लगती है, तो आंसर क्या होगा हमारा, डिस्टिल्ड वाटर या ड्राई वाटर। इस तरीके का पानी में रखने पर लोहे को रस्टिंग से बचाया जा सकता है या उसमें जंग नहीं लगती है। अब देख लेते हैं हमारा अगला एलिमेंट है स्टील। पाउंड है स्टील, इसके विषय में हम पूरी चीज़ें देख लेते हैं। स्टील क्या है, स्टील कैन नॉट बी वेल्डेड, मतलब स्टील की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। तो स्टील कैन नॉट बी वेल्डेड, स्टील को वेल्ड नहीं किया जा सकता। अगर फेरस में कार्बन मिला दिया जाए तो वो तब स्टील बन जाता है। तो स्टील कैसे बनता है कि लोहे में कार्बन मिलाने से स्टील बनाया जाता है। कार्बन की जो मात्रा होती है 0.025 से 2.5% तक हो सकती है। इसी के बेस पर देखेंगे हम कि जो कई तरीके के जो स्टील हो जाते हैं कि कितनी मात्रा आप लोहे में मिलाते हैं उसके हिसाब से, ज़्यादा मिलाएंगे तो हार्ड स्टील बनेगा, कम मिलाते जाएंगे जितना कार्बन मिलाते जाएंगे उतना माइल्ड या मीडियम स्टील बनता जाएगा। तो अगर 0.025 से 2.5% कार्बन लोहे में मिलाने से स्टील बनता है। अब इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, स्टील आर डिराइव्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से। जब कार्बन ज़्यादा होगा, देखिए तो स्टील जो होगा वो हार्ड स्टील होगा। इसमें कार्बन कितना होता है, 1 से 1.5% कार्बन के बीच में कार्बन होता है। इसका यूज किस में किया जाता है, इसका यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने में। माइल्ड स्टील दूसरा जो प्रकार है, इसको माइल्ड स्टील बोलते हैं। इसमें जो कार्बन होता है लेस देन 0.1% होता है। इसका बर्तन बनाने में किसका यूज किया जाता है, माइल्ड स्टील का यूज किया जाता है। तो जो बर्तन होते हैं इनमें किस तरीके की स्टील होती है, माइल्ड होती है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। जो हार्ड स्टील होते हैं उनमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्या हो गया, जैसे मैग्नेट बनाने में हो गया। मीडियम जो स्टील होते हैं इनमें कार्बन की मात्रा 0.5% तक होती है। इनका यूज किस में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल। जो रेल्स होती है उनको बनाने में जो मीडियम स्टील होती है इनका यूज किया जाता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी स्टील की कठोरता बढ़ती जाएगी और उसकी क्वालिटी घटती जाएगी। तो कार्बन की मात्रा जितनी स्टील में ज़्यादा होगी उतनी उसकी क्वालिटी कम होगी और उसकी कठोरता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने स्टील को देख लिया कि स्टील कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके, हार्ड स्टील, माइल्ड स्टील और मीडियम स्टील। अब हम देखेंगे स्टील के कुछ प्रकार हैं कि जैसे स्टेनलेस स्टील, निकल स्टील, टंगस्टन स्टील, ये सब इनके विषय में हम देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं स्टेनलेस स्टील किसको कहते हैं। जब लोहे में जो फेरस में क्रोमियम और निकिल मिला दिया जाता है तो हम उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें क्रोमियम क्या करता है, इसको रस्टिंग से बचाता है। जो स्टील में जंग क्यों नहीं लगती है,
आपसे अगर सवाल पूछा जाए, जो स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील का मतलब कि अगर आप उसमें हाथ चलाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कट नहीं लगेगा, बिल्कुल स्मूथ स्टील होती है। जैसे आप मेट्रो में चल जाते हैं तो एस्केलेटर होता है, उस पर जो लोहे लगे होते हैं वो स्टेनलेस होते हैं। बर्तन जो होते हैं हमारे स्टेनलेस होते हैं, मतलब कि उसमें किसी तरीके का घाव आपको तिकोनापन या कुछ खुरचन टाइप का कुछ नहीं दिखता, तो उसको बोलते हैं स्टेन। उसमें किसी तरीके का स्टेन नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या मिला जाता है, लोहा जो होता है उसमें क्रोमियम और निकल मिला के इसको बनाया जाता है। इसमें जो लोहा होता है फेरस जो होता है 70% होता है, क्रोमियम 18% और निकल जो होता है 12% होता है। इसमें क्रोमियम का जो यूज किया जाता है किस लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए। तो स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग से बचाने के लिए कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, क्रोमियम। दूसरा होता है निकल स्टील। ये किसके किसके मिलान से, निकल कार्बन और फेरस के मिलाने से निकल स्टील बनता है। टंगस्टन स्टील, तो इसमें डब्ल्यू फेरस प्लस कार्बन, मतलब कि जो टंगस्टन और फेरस और कार्बन मिला देते हैं तो ये टंगस्टन स्टील बनता है। इसका यूज किस में किया जाता है, हाई स्पीड कटिंग टूल्स बनाने में। जो हाई स्पीड के जो कटिंग टूल्स होते हैं जो उनको बनाने में टंगस्टन स्टील का यूज किया जाता है। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज फेरस प्लस कार्बन मिला के मैग्नीज स्टील बनाया जाता है। जो ड्रिल मशीनें होती हैं उनको बनाने में मैग्नीज स्टील का यूज किया जाता है। लॉकर होते हैं उनको बनाने में मैग्नीज का यूज किया जाता है। एल्निको किसको कहते हैं, एल्निको की एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है जो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और फेरस इन चारों तत्वों को मिलाने से बनता है। तो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और फेरस मिलाने से एल्निको बनता है। इसका यूज किस में किया जाता है, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनको बनाने में एल्निको का यूज किया जाता है। अब हमारा अगला जो तत्व है वो है लेड। इसके विषय में देख लेते हैं। लेड के विषय में देख लेते हैं। इसके जो ओर्स होते हैं, जो एस होते हैं, दो होते हैं, एक गैलेना होता है, एक सर्कुसाइट होता है। जो गैलेना होता है इसको लेड सल्फाइड बोलते हैं और जो सर्कुसाइट होता है इसको लेड कार्बोनेट बोलते हैं। इसका जो लेड जो होता है किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है या इसका उपयोग क्या, जैसे लिपस्टिक हो गया, इसमें लेड प्रेजेंट होता है। तो लेड का यूज किस में किया, या तो लेड प्रेजेंट किस में है या यूज किस में किया जाता है, ये भी देख लीजिए आपको। तो लिपस्टिक में लेड पाया जाता है, मैगी में इसमें भी लेड पाया जाता है। कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें भी लेड का प्रेजेंस पाई जाती है। जो ऑटो व्हीकल एग्जॉस्ट गैस है, ये लेड जो है ऑटो व्हीकल एग्जॉस्ट गैस, मतलब कि जो व्हीकल्स होते हैं, जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी होते हैं, इनमें से लेड गैस निकलती है। इनके जो एग्जॉस्ट हो, मतलब जो साइलेंसर से गैस निकलती है उनमें लेड भी पाया जाता है। जो प्रिंटिंग पेपर मशीन है इनमें भी लेड का यूज किया जाता है। लेड की वजह से क्या हमारे मतलब कि शरीर को रोग हो सकता है, तो मीना माटा एक डिजीज़ है, वो किस वजह से होती है, वो लेड की वजह से होती है। मेन रूप से ये इसमें भी ये पाया जाता है लेड, लेकिन मेन रूप से मीना माटा डिसीज जो मरकरी होता है, पारा होता है, उसकी वजह से होती है। इस मीना माटा डिसीज़ में नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है। ये फ़िश खाने से, जापान में एक मीना माटा शहर है, फ़िश खाने से वजह से उनको शरीर में ये मीना माटा डिजीज़ हो गई थी। इसकी वजह से इसका नाम मीना माटा पड़ा उस शहर के नाम पे। और इसमें क्या होता है, मरकरी की वजह से होता है, लेड की वजह से भी इसमें लेड की कंटेंट भी पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। लेड ही एक ऐसा तत्व है जो ओनली मेटल्स है जिसके अपर रूप या एलोट्रॉप नहीं होते हैं। जब हम गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक करवाते हैं तो उसमें क्या चेक किया जाता है, तो उसमें कार्बन और लेड की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा में वो साइलेंसर लेड और कार्बन की मात्रा कितनी ज़्यादा बाहर निकालने लगा है, उसी को चेक किया जाता है, तभी पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। तो पोल्यूशन सर्टिफिकेट में किसकी मात्रा चेक की जाती है, लेड और कार्बन की मात्रा चेक की जाती है। अगला जो तत्व है वो है सिल्वर। इस सिल्वर के विषय में हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सिल्वर को फॉर्मूला क्या होता है, जो चांदी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Ag। इसका क्या नाम है, अर्जेंटीनियम। तो अर्जेंटियम, इसकी वजह से इसका फॉर्मूला होता है Ag। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है। इसको नोबल मेटल भी कहते हैं सिल्वर को। क्यों कहते हैं इसको नोबल मेटल, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज़ होता है। इसकी वजह से ही इसको नोबल मेटल कहते हैं। इसका जैसे सिल्वर अगर एयर की प्रेजेंस में सिल्वर और एयर मिल जाए अगर, तो वो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। अगर चांदी हवा में पड़ी रहती है तो वो सिल्वर सल्फाइड बन जाती है और उसका जो कलर हो जाता है ब्लैक हो जाता है। तो जब चांदी हवा में पड़ी रहती है तो वो क्या कहलाती है, फिर क्या किस वजह से वो ब्लैक हो जाती है, क्योंकि एयर में पड़ी है और इस वजह से उसका कलर जो है ब्लैक होगा, अतः वो कहलाती है सिल्वर सल्फाइड। इसके कंपाउंड जो होते हैं सिल्वर के, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे AgI, ये सिल्वर आयोडाइड बोला जाता है इसको। इसका यूज किस में किया जाता है, आर्टिफिशियल रेल में।
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसको हम लूनर कास्टिक भी बोलते हैं। इसका ओटस की जो स्याही होता है उसमें किसका यूज किया जाता है? ओटस स्याही होती है जो ओट देने में यूज की जाती है स्याही, उसमें किसका यूज किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है। AgNO3 एक तरीके का सिल्वर कंपाउंड है। तीसरा क्या देखते हैं? AgCl, इसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं या हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं इसको। इसका यूज किस में किया जाता है? फोटोक्रोमेटिक जो कांच होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो हमने ये सिल्वर के विषय में देख लिया दोस्तों। अगला जो हमारा एलिमेंट है वो है गोल्ड। गोल्ड के विषय में देख लेते हैं। गोल्ड के विषय में देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है AU, इसको बोलते हैं ऑरम। ये भी एक तरीके का नोबल मेटल होता है क्योंकि इसका बहुत सारा यूज होता है। ये फ्री मेटल होता है। फ्री मेटल क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये किसी भी और पदार्थ से रिएक्शन नहीं करता, नॉन रिएक्टिव होता है, इसीलिए बहुत दिन तक गोल्ड खराब नहीं होता है। इसमें जंग नहीं लगती, खराब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री मेटल्स होते हैं, ये फ्री मेटल्स है और ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है या नॉन रिएक्टिव होता है। इसके जो ओर्स है गोल्ड के, जैसे कैल्वेनाइट, सेल्वेनाइट, जैसे कैल्वेराइन और सेल्वेनाइट, ये इसके ओर्स होते हैं। हाईएस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मेलेबल मेटल्स कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो मेलेबल होता है वो कौन सा मेटल होता है? वो गोल्ड होता है। और डक्टाइल सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल होता है? ये सब मैं पहले बता चुका हूँ आप केमिस्ट्री की वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। तो ये गोल्ड होता है। प्योर गोल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जब इसको हार्ड बनाना हो गोल्ड को, तो इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और Ag, चांदी मिलाते हैं, तब ये हार्ड हो जाता है, नहीं तो ये सॉफ्ट होता है। जो और ये गोल्ड जो होता है केवल एक्वा में ही सॉल्युबल होता है और किसी में सॉल्युबल नहीं होता है। एक्वा का होता है दोस्तों, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 इसको मिला दिया जाता है तो ये एक्वा बन जाता है। इसको अम्लराज बोलते हैं। तो ये HNO3 इसमें ज़्यादा मेनली यही होता है, 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 मिलाने से एक्वा बन जाता है। जो एंटी वेनम इंजेक्शन होते हैं, जिसको अगर सांप उप काट लिया हो तो जो इंजेक्शन दिया जाता है एंटी वेनम का, उसमें भी गोल्ड होता है AuCl3 के रूप में। अब आर्टिफिशियल गोल्ड किसको कहा जाता है दोस्तों? कॉपर और एल्यूमिनियम का जो मिक्सर होता है उसको हम आर्टिफिशियल गोल्ड कहते हैं। ये हमने देख चुके हैं। इसकी वैरायटी देख लेते हैं गोल्ड की। अगर वो 18 कैरेट का गोल्ड है या 22 कैरेट का गोल्ड है या 24 कैरेट का गोल्ड है, तो हम कब कहते हैं कि ये 18 कैरेट का गोल्ड है? अगर 18 कैरेट का गोल्ड है तो इसमें 75% गोल्ड होगा और 25% कॉपर या सिल्वर या तो एल्यूमिनियम होगा। अगर 22 कैरेट गोल्ड होगा तो इसमें 92% गोल्ड होगा और 8% में कॉपर, एल्यूमिनियम या Ag या चांदी होगी। और 24 कैरेट अगर है तो इसमें 100% गोल्ड होगा। ये हमने गोल्ड के विषय में देख लिया। हमारा अगला जो तत्व है वो क्या है? कॉपर। कॉपर ये जो होता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पूरी तरीके से प्रवाहित हो सकती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में इसका यूज होता है। इसको हिस्टोरिक मेटल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि जो ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले कॉपर ही पाया गया था। AuAg कॉपर, ये हिस्टोरिक। और कौन से मटेरियल बोले जाते हैं? जैसे Au हो गया, Ag सोना, चांदी, कॉपर, फेरस, टिन, ये सब क्या है? ये हिस्टोरिक मटेरियल है। अगर कॉपर को एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, CuCO3 बन जाता है। इससे कॉपर का ऊपर जो एक ग्रीन कलर आ जाता है। इसी तरीके से कॉपर कार्बोनेट जो अगर कॉपर को एयर की प्रेजेंस में रखा जाता है तो इसमें ब्लू कलर भी आ जाता है। कॉपर के जो ओर्स होते हैं, जो अयस्क हैं, वो क्या है? कॉपर पायराइट, इसको क्यूप्राइट भी बोलते हैं। एलॉय क्या है कॉपर के? जैसे रोल्ड गोल्ड, ये मैं बता चुका आपको। ब्रास होता है, ये भी कॉपर का ही एलॉय होता है, मिश्र धातु। इसमें कॉपर 70% और जिंक जो होता है 13% होता है, 30% होता है। इसको हम डच मेटल भी कहते हैं। ये आपसे पूछा गया है, ये याद रखना आपको। ब्रोंज, जो ब्रोंज होता है इसमें कॉपर जो होता है 88% होता है और जो टिन होता है ये 12% होता है। ये बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। जर्मन सिल्वर किसको कहते हैं? कॉपर और निकिल और जिंक मिला दिया जाए तो इसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। तो एलॉय जो होता है कॉपर के, क्या क्या देख लिया हमने? रोल्ड गोल्ड देख लिया, ब्रॉस देख लिया, ब्रोंज देख लिया और जर्मन सिल्वर देख लिया। जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसमें Ag है ही नहीं। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या है? कॉपर, निकिल और जिंक। तो इस तरीके से दोस्तों हमने केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है, हमने केमिस्ट्री को पूरा कर लिया। एक एक सवाल आपके जो PCS में आएंगे, चाहे BPSC हो, UP PCS हो या इन दोनों स्टेट या कोई भी स्टेट का PCS हो या वनडे कोई एग्जाम हो, आपको इससे बाहर केमिस्ट्री का कोई सवाल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हमने केमिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।
हम जब इसका केमिस्ट्री का सेकेंड राउंड चालू करेंगे, दूसरी बार जब पढ़ाएंगे इसको, तो आपको एक मतलब कि केमिस्ट्री और अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल आप इन पीसेस अगर पीसेस का एग्ज़ाम देते हैं तब भी आपको केमिस्ट्री पूरा करा दिया गया है और एक भी सवाल आपको केमिस्ट्री से नहीं छूटेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन में बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। कुछ मेडिसिन हैं वो पूछे जाते हैं, उनको देख लेना। सोप के विषय में आप देख लेना, और मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है वो आप देख लेना। ये आप देख लेंगे तो आपका केमिस्ट्री पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं देखें, ये इन पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मोटा मोटा मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन एक वीडियो इनमें प्रॉपर बना दूंगा जिससे आप इसको विषय में पूरी तरीके से जान जाएंगे और केमिस्ट्री से आने वाले एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। जैसे देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है। इंडोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे मान लीजिए कि जिप्सम है, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम जो हार्ड होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको, जिप्सम को। अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। तो ये जिप्सम हो गया। अगर इसको जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, ये CaSO4 × 1/2H2O ये बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मतलब रासायनिक नाम हो जाता है, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देखिए जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज मूर्ति बनाने में या फ्रैक्चर हो जाता है तब उसमें हम इसका यूज करते हैं प्लास्टर का। तो देखिए, तो इस तरीके की जो रिएक्शन है इसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब आप प्लास्टर देखिए, इसमें हीट यूज हो रही है, जब कोई रिएक्शन हो वो अगर उसमें हीट यूज होती है तब इसको गर्म किया जा रहा है, तो मतलब हीट यूज हो रही है, तब उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके की जो हीट यूज होने वाली रिएक्शन होती है उसको कहते हैं हम इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट यूज हो रही है। जब आप प्लास्टर को देखते हैं, जब प्लास्टर जो होता है उसमें हीट भरी है, अभी इसमें जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें हीट है। जब आप इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से ठंडा करेंगे, ठंडा कैसे करेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे, तभी जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप ठंडा करते हैं तो देखिए उसमें बुलबुले निकलते रहते हैं। जब बुलबुले निकलते हैं फिर ये जब इसको ठंडा करेंगे तो फिर ये बातें फिर से जिप्सम में बदल जाएगा। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपने ठंडा किया तो उसमें बुलबुले निकलने लगते हैं। वो किस वजह से निकलते हैं, वो हीट की वजह से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें हीट थी। तो जब इसमें अब किस तरीके का रिएक्शन होगा, इसमें से हीट बाहर निकल रही। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये दोनों रिएक्शन हमने देख लिया। तीसरा देख लेते हैं, ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी। पीरियोडिक टेबल बताए। इस जब मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बताए उसमें 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। मोटा मोटा बता रहा आपको दोस्तों, 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। इन्होंने क्या बताया मेंडलीव ने कि जो तत्व होते हैं, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेंडलीव ने क्या बताया कि जो तत्व हैं उनके जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा जिस पदार्थ का परमाणु भार होगा उसी तरीके से उसके भौतिक और रासायनिक गुण डिसाइड होते रहेंगे। लेकिन इसमें समस्या क्या थी दोस्तों कि जो आइसोटोप्स बहुत सारे हो गए हैं, उनको ये आवर्त सारणी में उनको जगह नहीं देख पाए। समान गुण वाले को भी इन्होंने अलग रख दिया। इस वजह से ये जो आवर्त सारणी थी आइसोटोप को की पोजीशन को सही से बता नहीं पाई और इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1930 में जो मोजले आए,
मोजले ने उन्होंने एक आवाज़ सारणी पेश की। यही इसी को मोजले की जो आवाज़ सारणी है, आवाज़ सारणी, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आधुनिक आवाज़ सारणी इसी को कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो तत्वों के भौतिक, जो फिजिकल एवं केमिकल जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु जो क्रमांक होता है उनका, जो एटॉमिक नंबर होता है उसके आवर्ती फलन होगी। मतलब कि जो एटॉमिक नंबर होगा उसी तरीके से उस परमाणु के फिजिकल और केमिकल गुण होंगे। तब उसी तरीके को फिर उन्होंने पीरियोडिक टेबल में सजाया, मतलब कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और उन जो एलिमेंट होते हैं उनको जगह दी। तो इन्होंने कितने, इनके जो वो पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो बताई उसमें 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। तो इन्होंने मतलब कि जो वो आइसोटोप्स होते हैं उनको भी जगह दी। इन्होंने 4 ब्लॉक बताए, SPDF ब्लॉक बना के उसके हिसाब से इन्होंने पीरियोडिक टेबल दी। अभी मान्य नहीं कि पीरियोडिक टेबल है, आपको बस ये याद रखना है कि मोजले ने क्या बताया कि तत्वों के जो परमाणु, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी को कहा जाता है। मेंडलीफ ने जो बताया था उनके परमाणु भार के हिसाब से बताया था, और लोग इसमें बहुत सारे आए। डॉबेनियर ला है जो इसको त्रिक ला बोलते हैं। इन्होंने बताया कि अगर तीन जो है एलिमेंट है तो पहले और तीसरे का जो मीडियम आएगा, मतलब कि उसका जो एवरेज आएगा वो दूसरे वाले के गुण के बराबर होगा। न्यूलैंड का ऑक्टेव ला आया कि पहले से 8 तक के जो फीचर होंगे जो एलिमेंट के, वही फीचर 2 से 9 तक के जो एलिमेंट होंगे उनमें रिपीट होंगे। इस तरीके से हमने जो पीरियोडिक टेबल थी उसको भी देख लिया। बस आपको ये सॉप और मेडिसिन इन सब चीज़ों के विषय में देख लेना है, तब आप केमिस्ट्री की एकदम पूरी तरीके से पूरी हो जाएगी। फिर भी दोस्तों इनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी एक राउंड ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया है, कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। और फिर जब हम दूसरे राउंड में अच्छे से केमिस्ट्री शुरू हो जाएंगे तब आप फिर से देखिएगा, आपको पूरी तरीके से केमिस्ट्री तब भी पूरी हो जाएगी। अभी आपको PCS की परीक्षाओं देने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।